Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 13th October 2020. Let's start the session. Our first news is regarding नो कंसेंसस ऑन स्टेट जीएसटी कंपेंसेशन। अभी कोई कंसेंस नहीं बन पा रहा है, ऑलरेडी बहुत पुरानी न्यूज़ है, फिर से आ गई है न्यूज़ में। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ था कि जब जीएसटी बना था तो जीएसटी में ये बोला गया था कि जितना भी स्टेट को लॉस होगा, कोई भी स्टेट जो 14% से कम प्रॉफिट जनरेट करेगी या उसका 14% से कम डेवलपमेंट होगा, तो सेंटर जो है वो स्टेट को कंपेंसेशन देगा। तो अभी ड्यू टू कोरोना सिचुएशंस ये बहुत सारी स्टेट है जिनकी 14% से कम ग्रोथ हुई है, तो इस वजह से जितनी भी स्टेट है वो सेंटर से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अब सेंटर के पास भी पैसा नहीं बचा है, तो इसलिए अब ये तनातनी चल रही। तो बस हमें इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, सेंटर केवल उन्हीं स्टेट्स को पैसा देगी जो 14% से कम ग्रोथ करेंगे, और ये कंपेंसेशन ये हर 2 महीने में दिया जाता है, एवरी 2 मंथ में दिया जाता है। अगर कोई बोले साल भर में, क्वार्टरली नहीं, तो हर 2 महीने में दिया जाता है, सेंटर स्टेट को देती है। ये 5 साल तक देना है, ये और ध्यान रखिएगा कितने साल तक देखना, 5 इयर्स तक देखना है। मतलब 2017 से शुरू है 2022 तक, अप टू 2022 तक हमें बस पैसा देना, उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था तो मैं इतना नहीं बताऊं। जो पूछा जा सकता है वो यही है, आर्टिकल 239 AA जरूर पढ़िएगा, जीएसटी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाथरस विक्टिम फैमिली रिकॉर्ड। अब ये हाथरस में आपको पता है कि ये गलत काम हो गया था यार, तो बहुत दुखद सूचना है, बहुत पुरानी न्यूज़ भी हो चुकी है। तो इसमें जो मेरे को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था वो ये बताना था कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो केस ले सकते हैं, तो हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ सुओ मोटो केस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इसके तहत सुओ मोटो ले सकता है। सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप केस ले लेना, कि मतलब कोई कोर्ट के पास गया नहीं केस लेके, कोर्ट ने अपने आप केस ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, ये दो आर्टिकल है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर देते हैं ताकि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर सकें, अपने आप केस ले सकें, उस पर सुनवाई कर सकें। इससे बस यही पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज 2 वीक इनटू पैडी प्रोक्योरमेंट फार्मर विल स्टिल फॉर वेटिंग। तो यहाँ जो बात हो रही है एमएसपी की बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो 2 क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, दोनों रिलेटेड टू एमएसपी हैं। अब इसमें एमएसपी इसीलिए मैं आपको रोज पढ़ाता था कि अब आपको एमएसपी का अगर एक पॉइंट पता होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते केवल एक पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ऐसे मैं आपको रोज क्वेश्चन बताता रहता हूँ कि आपको बस वो एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। अगर वो आपको एक इंपॉर्टेंट उस चीज की पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। यूपीएससी हमसे ये नहीं चाहती कि हमें 6 देखिए ऑप्शन, अब 6 के 6 हमें आते हो ना, यूपीएससी चाहती है इनमें से बस हमें 1 या 2 आता हो, 1 या 2 आएगा आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एमएसपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एमएसपी होती है जो सरकार फार्मर से जो खरीद लेती है क्रॉप्स इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर कोई लेना नहीं चाह रहा है फार्मर से तो सरकार ही क्रॉप्स को खरीदती है मिनिमम प्राइस। तो इसको 2 चीज याद रखनी है। सबसे पहले रिकमेंड कौन करता है एमएसपी को, तो रिकमेंड जो करेगा वो करता है CACP, ये रिकमेंड करता है। अप्रूव कौन करता है कि हाँ ये अप्रूव कर दी हमने, तो CCEA की फुल फॉर्म क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो रिकमेंड कौन करता है और अप्रूव कौन करता है, पहली चीज तो ये। फिर एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए नहीं दी जाती है, पहला ये बस यही आपको पता होता ना कि एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए नहीं दी जाती है, तो ये आपका काम हो जाता है। दूसरा, स्टेट एमएसपी को डिसाइड नहीं करता है। ये देखिए 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप लिखते जाइए। एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए नहीं दी जाती है, केवल जो पेरिशेबल गुड्स हैं सब थोड़ा उन्हीं के लिए दी जाती है। दूसरा, स्टेट नहीं देती है। स्टेट क्या देती है, स्टेट देती है एसएपी, ये होती है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। तो इस एसएपी, एक और चीज बता देता हूं, स्टेट जो देती है वो देती है एसएपी, और जो सेंटर देती है वो देती है एमएसपी, ये स्टेट एडवाइजरी प्राइस होती है। और एक और चीज में याद रखिएगा, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेड होती है, हाँ एक ही फुल फॉर्म होती है एडमिनिस्ट्रेड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, ये हमेशा ज्यादा होगी एमएसपी से, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू भी बोल सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकती। जो स्टेट की, अगर स्टेट अपनी तरफ से कोई प्रोक्योर करना चाहता है फार्मर से तो एसएपी के थ्रू के करेगा, और एसएपी हमेशा एमएसपी से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। ये कभी ये भी ऑप्शन बन सकता है कि एसएपी कम होगी या नहीं होगी, एक चीज ये हो गई। तो स्टेट देता है एसएपी, सेंटर देता है एमएसपी। फिर जितने भी शुगर केन है, तो शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं दी जाती है, शुगर केन के लिए स्टेट वो सेंटर ही देता है एफआरपी। सेंटर क्या देता है, एफआरपी देता है। जितने भी शुगर केन मतलब गन्ना, तो गन्ने के लिए एमएसपी नहीं दी जाती है, गन्ने के लिए एफआरपी दी जाती है। एफआरपी की फुल फॉर्म होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये शुगर केन के लिए दी जाती है। तो यहाँ मैंने आपको 3 चीज बताई है, तीनों चीज आई है ऊपर जो मैंने लिखा है, इससे आपके 100% सारे सवाल हो जाएंगे। बस इतना आपको पता होना चाहिए था एमएसपी के बारे में।
इससे आपका कोई का आंसर नहीं छूटेगा। एमएसपी क्या होती है, एसएपी क्या होती है, एसएपी ज्यादा होती है एमएसपी से, कौन स्टेट क्या देता है, सेंटर क्या देता है, एफआरपी क्या होती है, कौन रिकमेंड करता है, कौन अप्रूव करता है। ये आर्टिकल और बेकार है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं करने कैसे थे। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं, दोनों ही मेरे सही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये पहले देखिए मेरा गोला बना हुआ है, फिर टिक है, मतलब पहले मेरे को इसमें थोड़ा डाउट था दो ऑप्शंस में, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको कर दिया था। तो ऐसे है, मतलब आप भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करा करें तो पहले वो क्वेश्चन करा करिए जिनमें आप फुल कॉन्फिडेंस हो। जैसे देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, तो मतलब मैंने पहले गो में ही कर दिया था सवाल, ये मैंने दूसरे गो में करा होगा। पहले मैंने इसमें सर्कल कर दिया था कि मेरे को कुछ आता है हल्का फुल्का, इसको करेंगे बाद में, फिर भी मैंने करा तो ये सही गया मेरा। तो देखिए अब इसमें बोला गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक क्या होता है, जो लोग हैं सामान्य लोग, वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि हमने आज पैसा जमा करा, अब कल वो पैसा हमें फायदा देगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यही मतलब जो लोगों का पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट करा, तो लोगों का पैसा आप इंटरेस्ट लगा के तो वापस करोगे। इन्वेस्टमेंट मतलब आज आपने कुछ पैसा डाला, कल आपको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अब इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में। अब देखिए एग्रीकल्चर में सबसे पहले इसमें बोला गया कि फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर फॉर ऑल क्रॉप्स। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑल क्रॉप्स में नहीं दी जाती है, तो पहले ये ऑप्शन तो वन तो पहले गलत हो गया था कि ऑल क्रॉप्स पे दी ही नहीं जाती है। अगर आपको यही पता होता ना कि ऑल क्रॉप्स में नहीं दी जाती है, तो आपका देखिए पहले अगर आप वन हटाएंगे, वन 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 हटा देंगे तीनों से, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, तो आपके आप अपने आप आंसर आ जाएगा 236। लेकिन इधर इस क्वेश्चन में हो सकता है ये ऐसी कंडीशन कह देते हैं कि बाई चांस हम सरकार देने लगी, मान लेते हैं, मेरा यही कंफ्यूजन हो गया था कि बाई चांस सरकार देने लग गई सबके लिए एमएसपी, फिर क्या होगा, तो मैंने ये पहला छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो कल उसका फायदा मिलेगा, भीड़ कम होगी, ज्यादा लोग इसमें पैसा जमा करेंगे, तो कल इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो कल इसका फायदा हमें मिलेगा कंप्यूटराइजेशन करने का। कैसे कंप्यूटराइजेशन, कि हमने आज यहाँ पैसा जमा करा, कल हम दूसरी जगह से अपना पैसा निकाल दें, कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ, मान लिया, देखिए मैंने टिक कर दिया। फिर सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। अब सोशल कैपिटल जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान रख रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक सोशल कैपिटल हो गया। आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं फार्मर्स, तो कल वो उनकी मदद करेंगे, नई नई तकनीकें बनाएंगे फार्मर से रिलेटेड, नए नए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को हटाने का काम करेंगे, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। चौथा आता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। पहले मेरे को ये सही लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको काटा। देखिए क्यों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्री देते हैं फार्मर्स को, एक चीज ध्यान से सोचिएगा, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, हमने तो फार्मर्स को फ्री सप्लाई दे दी, तो जो सरकार जो फ्री फ्री करती है, तो सरकार का घर का पैसा थोड़ी है, ये तो टैक्स पेयर्स का मनी है ना। अब हमने अगर अपना पैसा फार्मर्स को दे दिया, तो अब उनसे हम वो वापस थोड़ी लेंगे। अभी हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दी फार्मर्स को, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये तो हमारा पैसा चला गया, अब ये पैसा इन्वेस्ट थोड़ी हुआ, ये तो अब ये फार्मर्स जैसे चाहे उसको खर्च कर सकते हैं जो इनके पास बचा हुआ धनराशि है, तो ये इसलिए ऑप्शन कट जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। फिर देखिए वेवियर ऑफ एग्रीकल्चर लोन। अब एग्रीकल्चर लोन माफ कर दिए, अब वो भी तो टैक्स पेयर का मनी है, अब वो वापस थोड़ी आएगा। एक बार आप सरकार ने पैसा मुफ्त कर दिया सबके लिए, किसानों के लिए माफ कर दिया, अब वो पैसा वापस थोड़ी आएगा, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो अगर आपको ये भी पता होता कि 4 5 ऑप्शन नहीं होंगे, तो 5 5 हटाएंगे तो भी आपको ये सी आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आंसर में पहुंचना था, या तो आप पहले ऑप्शन को समझ के भी पहुंच सकते थे, और आप चौथे पांचवे को भी समझ के पहुंच सकते थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े से दिमाग से सॉल्व होता है, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कैसे आंसर करना है। देखिए दूसरा सवाल भी एमएसपी से रिलेटेड था। यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, भली सिविल सर्विस या कुछ भी, वो एकदम बेसिक नॉलेज चाहता है आपसे, एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहता है। ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये इनसाइट वेसाइट, ये मेंस के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको अपने फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता कोचिंग वाले बेकार हैं या जैसे भी हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेंस में आपको जरूरत होती है इन डेप्थ नॉलेज की, लेकिन फॉर प्रीलिम्स आपको केवल हल्की नॉलेज की जरूरत है, लेकिन बेसिक नॉलेज जानी चाहिए। अब एमएसपी का आपको पता ही नहीं है, आप दुनिया भर का पढ़ लो कि इन 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, उन 22 क्रॉप्स के आप नाम रटने में लग रहे हो, तो वो कभी पूछेगा ही नहीं। तो अब ये देखिए दूसरा सवाल, इन दिस केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सारी ऑल पल्सेस सीरियल्स के लिए दी जाती है अनलिमिटेड। बताइए एमएसपी जो है वो अनलिमिटेड क्यों लेगी सरकार? सरकार अगर अनलिमिटेड एमएसपी लेने लग गई, अनलिमिटेड क्रॉप्स लेने लग गई, तो रखेगी कहां, वो भी इफ एनी स्टेट एंड यूटी। अब देखिए स्टेट तो कभी प्रोक्योर करती नहीं है एमएसपी का, तो इसमें 3 वर्ड गलत थे। पहली बात है ऑल के लिए तो होती नहीं है, सारे सीरियल पल्सेस हम लेते नहीं है। फिर अनलिमिटेड तो हम लेंगे नहीं, कॉमन नॉलेज के हम इतना अनलिमिटेड रखेंगे तो सरकार का थोके रस्ते पे फेंकना पड़ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर स्टेट यूटी भी नहीं लेती है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, खत्म। फिर दूसरा देखिए पढ़िए, अब अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया तो बोथ 1 और 2 तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। फिर दूसरा क्या था, इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट।
एमएसपी किसी भी स्टेट में फिक्स हो सकती है, ये तो ऐसा होगा नहीं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, एमएसपी केवल सेंटर डिसाइड करती है, कोई स्टेट डिसाइड ही नहीं करती। फिर बोल रहा है एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपने इतना पढ़ लिया कि एमएसपी जो है वो सेंटर बनाती है, स्टेट नहीं बनाती है, ये ऑप्शन वहीं गलत हो गया। अनलिमिटेड हम प्रोक्योर करेंगे नहीं, कोई भी स्टेट ऑल सीरियल्स के लिए हम देता नहीं है। तो इसमें दो बैठते, एक तो ऑल सीरियल्स के लिए एमएसपी देती नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं 22 क्रॉप्स के लिए मिलती है शायद, जितना मैं पढ़ पाया हूं। और जो स्टेट जो है वो फिक्स नहीं करती, इसको फिक्स करती है सेंटर। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन पता होते इतना छोटा छोटा, तो ये आपका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तो मैंने पहली बार में कर दिया था, इसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। तो ये भी मेरा ऑप्शन आंसर सही है, ये भी मेरा आंसर सही है। तो आप बताइएगा, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी रोज दो दो तीन तीन सवाल इंक्लूड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में को लिखिएगा, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा कि वो आंसर सॉल्व कैसे करने हैं। इंपॉर्टेंट बात वो है सॉल्व कैसे करने। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, आप कमेंट्स में बताइएगा तभी बताऊंगा, वरना मैं ये नहीं बताऊंगा। हाँ, अब ये सबसे ज्यादा, इसमें एक पॉइंट याद रखेगा, जो सबसे ज्यादा हम एनर्जी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, एनर्जी कैसी भी होती है, वो हम सबसे ज्यादा पैदा किससे करते हैं। क्वेश्चन यही आएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे होता है, तो आंसर है उसका कोल। बस आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर इंडिया में किसी चीज से होता है तो वो होता है कोल से, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज, या फॉलो कर सकते हैं हमें स्टडी फंडा को ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं शिवांश को, त्यागेंस को, एसटी। तो यहाँ पे हम अच्छा मटेरियल डालते रहते हैं दोनों जगह, तो आपका फायदा होता रहेगा। और जो भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी पेपर सीएससी सीएपीएफ, तो मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोई अपना एस से चेक कराना चाह रहा हो, कोई लिखता हो एस से रेगुलर और वो चेक कराना चाहता है, तो यहाँ फॉलो कर सकते हैं। एक हमने न्यू प्रोग्राम शुरू करा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी इसको हम बोल रहे हैं। इसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया और वो चाहते हैं कि इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये हमारा नया प्रोग्राम है और इसमें 1-to-1 मेंटर है। हमने ऐसा नहीं रखा है कि मतलब हम जो ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो ऑल टॉपर्स हैं, वही आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपको अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे क्योंकि वो उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेनली जो सीआईएसएफ के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम मेंटर्स जितने हैं वो सब सीआईएसएफ से बिलोंग करते हैं, तो आपको एकदम इन डेप्थ जानकारी दे सकते हैं। तो जिनको भी 100+ के आसपास मार्क्स चाहिए अपने इंटरव्यू में, तो वो दे सकते हैं यार, आप ही का फायदा होगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो इस साल इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो प्लीज़ जाए। जितना भी आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है वो इंटरव्यू डिसाइड करता है। अगर आपके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स है तो आपको अपनी मनचाही फोर्स भी मिल सकती है, और आप इंटरव्यू अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा, जिनको जाना है वो इधर ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, कांग्रेस है ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये फालतू की न्यूज़ थी, लेकिन इधर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जिक्र हो गया। अब ये मेरा नोट्स है, आप बोलते हो सर नोट्स डालो नोट्स डालो, तो मैं फिर यहाँ डाल देता हूँ नोट्स। अब ये मेरा हिस्ट्री के नोट्स है, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स है। तो देखिए ऐसे नोट्स बनाते हैं, मैं फिर आपको कुछ ना कुछ दिखाता ही रहता हूँ। अब ये मेरे ऐसे नोट्स हैं, एक लाइन में लिखते चले जाओ। ये बस इतना ही नोट्स है जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे, मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी साल का कोई भी एग्जाम का कुछ भी पेपर उठा के देख लीजिए, आप 100% इससे सवाल कर लेंगे। मैं गारंटी, आई चैलेंज यू, किसी भी पेपर का कोई भी सवाल इससे हो जाएगा, इतने से पिक से। तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ है, 1920 में, ये याद रखना चाहिए। ये कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई इस डेट को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्राइक कौन सा, ये एक्चुअली मैंने जो ये बनाया था, ये मेंस पर्सपेक्टिव्स के भी बनाया था। तो मतलब मैं इसमें एक मेंस का आंसर भी, अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आता है तो मैं मेंस का आंसर भी लिख लूंगा, और मैं क्या कहते हैं जो पहला वाला पेपर प्रीलिम्स उसके लिए भी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। स्ट्राइक कॉन्साइड विद डेथ ऑफ तिलक, जैसे ही तिलक साहब की डेथ हुई उसी के साथ ये स्ट्राइक हमारी शुरू हो गई थी, ऑल इंडिया स्ट्राइक, क्योंकि ये मरे थे तभी हमने स्ट्राइक शुरू करी थी। ये क्यों करा गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्योंकि इनजस्टिस हो गया था हमारे साथ पंजाब में, खिलाफत मूवमेंट में, इससे पहले ये सब चीज हो चुकी हैं, तो इसके हमें इसका जस्टिस नहीं मिल पाया था। तो इसके जस्टिस से हमने लड़ने के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का शुरू किया था। फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ही हमारा नागपुर सेशन था। यही क्वेश्चन बनता है सबसे बिगेस्ट सेशन कौन था आईएनसी का, तो नागपुर सेशन जो है बिगेस्ट सेशन है। फिर गांधी जी ने इसमें, गांधी जी ने हेड करा था। इन्होंने एक होता क्वेश्चन कि व्हेन डिड गांधी जी मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आईएनसी, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था आईएनसी के लिए, किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया था। कैसे बनाया था? इसमें प्रोविंशियल कांग्रेस और को अलग कर दिया गया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक मतलब होता है हमारी बोली के आधार पे, तो कांग्रेस को हमने अलग कर दिया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और मेंबरशिप जो फीस थी वो रिड्यूस कर दी थी 25 पैसा पे। तो बस ये 4 ही ऑप्शन है जो नागपुर सेशन से पूछे जाएंगे। फिर कब अप्रूव करा था? एक क्वेश्चन होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आईएनसी के किस सेशन में अप्रूव करा था, तो कैलकाटा सेशन में अप्रूव हुआ था। कैलकाटा सेशन के आईएनसी का जो कैलकाटा सेशन था उसमें हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कहते हैं अप्रूव करा था। फिर सारा सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करा था, ये क्वेश्चन भी होता है, इंक्लूडिंग वोमेन तक पार्टिसिपेट करी थी। फिर बहुत सारा रीच बहुत था, मतलब सब जगह फैल गया था। तो बिजौलिया मूवमेंट कहाँ हुआ था, याद होना चाहिए, राजस्थान में हुआ था। डिक्रीज इंपोर्टेड गुड, जो बाहर से गुड आते थे वो डिक्रीज होने लग गए थे जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर एंटी लिकर कैंपेन,
लिकर के खिलाफ, दारू के खिलाफ कैंपेन कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, यहाँ। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो हिंदू मुसलमान की यूनिटी है वो पीक पे पहुंच गई थी, मतलब बहुत ज्यादा हो गई थी। अनटचेबिलिटी का इशू आ गया था, अनटचेबिलिटी का जो इशू चल रहा था वो भी नेशनल लेवल पे आ गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना था, तो किसने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गया था, तो नेशनल कॉलेज बना था एक, तो किसने बनाया था? बोस साहब ने बनाया था, तो हमारे बोस हैं उन्होंने बनाया था, याद होना चाहिए। नेशनल कॉलेज किसने बनाया? तो बोस साहब ने बनाया। फिर पार्टिसिपेशन बाय द पीजेंट, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है एकता मूवमेंट किसने शुरू करा? तो एकता मूवमेंट बाय मदरी पासा, ये पीजेंट्स के मूवमेंट है, तो एकता मूवमेंट किसने शुरू करा है? मदरी पासा और बाबा रामचंद्र देव। ये ईस्ट में करा था, ये वेस्ट में करा था, ये और ध्यान रख सकते हैं। फिर किन किन ने आईएनसी छोड़ दी थी? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट, या मैंने अलग बाद में ऐड करा था, मेरे नोट्स में नहीं था, लेकिन फिर मैंने बाद में ऐड करा कि इस मूवमेंट में किस किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। कभी कभी इनके नाम डायरेक्ट होता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, खरगड़े और पाल, मैंने अपने याद करने के लिए ऐसे शॉर्ट लिख दिया, इनका नाम तो पूरा होता है। तो जिन्ना, बेसेंट साहब और खरगड़े एंड पाल, इन लोगों ने आईएनसी को छोड़ दिया था, 4 लोगों ने। और भी देखिए टोटल शायद 22 लोग थे जिन्होंने छोड़ा, या 22 में से 4 थे, थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, पर इन चारों का नाम याद रखिएगा। फिर मिडिल, किन किन ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, यहाँ वो लिख रहा है, तो मिडिल क्लास लॉयर्स, इन्होंने कम पार्टिसिपेट करा था। फिर वॉलंटियर्स कॉप्स शुरू हो गया था। पुलिस, हमने अपनी सेपरेट पैरेलल पुलिस बना ली थी। तिलक फंड आ गया था। आसाम में टी स्ट्राइक हो गई थी। नागपुर में स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं करा था। ये एक चीज याद रखेंगे। ये शॉर्ट है, अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम, ये बंद क्यों हो गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्योंकि हिंदू मुस्लिम रॉयट हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। कहाँ हो गए थे? मोपिला रिबेलियन आपको बताया ना, मालाबार रीजन में हुआ था। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मोपिला रिबेलियन। इसकी वजह से ये मूवमेंट, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, ये वीक पड़ गया था। तो आगे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म क्यों हुआ? तो याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम रॉयट हो गए थे इन मालाबार रीजन, इसी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को खत्म करना पड़ा। फिर गांधी जी के स्ट्रगल पे विश्वास करते थे। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज एसटीएस। इसके 4 पॉइंट हैं: ट्रूस स्ट्रगल, यस। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें गांधी जी बोले थे कि हमें चरखा को पॉपुलराइज करना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाना है, अनटचेबिलिटी को हटाना है और वुमेन को अपलिफ्ट करना है। तो आप कभी अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं कि गांधी जी बिलीव करते थे एसटीएस में, और अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी और हिस्ट्री के सीडीएम और रोहितवारी, महलवारी, जितने एक्ट्स हैं 1773, 84, 94, 03, 53, 33, ये सब चाहे तो मेरे ऐसे ही नोट्स हैं, आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनको रोज 1-2 पिक्स डाल के कवर कर दूंगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया 2 क्वेश्चंस ऑन चाइना। अभी आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो क्वाड में आपको याद रखना कौन कौन है। इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूएस। ये 4 लोग हैं क्वाड की, इनकी मीटिंग चल रही है। तो ये बोल रहे हैं चाइना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्वाड क्या है, बस। फिर एक 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग किस किस के बीच का है? तो इंडिया और यूएस के बीच का है। अब कोई पूछ ले कि केवल हम इंडिया, जो यूएस के साथ ही 2+2 डायलॉग करते हैं, तो नहीं, हम जापान के साथ और भी देशों के साथ 2+2 डायलॉग करते हैं। लेकिन मेजरली अगर क्वेश्चन आता है कि 2+2 डायलॉग हम किसके साथ कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा अमेरिका या यूएस से। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर, ऐसी 2 लोग तो हमारी तरफ से हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और 2 लोग उनकी तरफ से हो गए, उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो इसीलिए हम बोलते हैं 2+2, एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, और एक्सटर्नल मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर यूएस के, ये दोनों मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2+2 टॉक्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। सो नेक्स्ट न्यूज इज पाकिस्तान एक्शन ऑन टेरर फंडिंग इनसफिशिएंट। अभी एफएटीएफ की लिस्ट आ रही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इन्होंने बोला था पाकिस्तान को कि 40 नॉर्म्स को आपको सही करना है, 40 के लिए पॉइंट दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने केवल 2 पॉइंट ही काम कर पाया, बाकी के 38 पॉइंट ये घास चराने ले गए। तो एफएटीएफ का भी आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। हमें एग्जाम इनको किस में, ब्लैक लिस्ट में रखेगी कि नहीं, वो बता देंगे जब आएगा। तो एफएटीएफ क्या है, बस इसमें जो पूछा जाएगा वो याद रखना है कि ये कैसे शुरू हुआ था। तो G7 के द्वारा शुरू किया गया है, G7 याद रखिएगा, G7 के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ इसका ऑफिस है। इसमें इंडिया इसका मेंबर है, ये याद रखेंगे। और इसमें जो ये किसके लिए काम करता है, तो कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये 2 चीज याद रखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग ML एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इस 2 चीज के लिए काम करता है। 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अभी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में, देखिए हो सकता है ब्लैक लिस्ट में बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस आपको जो मैंने बोला गया, G7 याद रखेंगे, OECD याद रखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग
और 2 ये। फिर इसमें एक जिक्र हुआ है इन एशिया पैसिफिक ग्रुप, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का काम सेम FATF जैसा ही है, लेकिन जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं ये एशिया रीजन की है, एशिया रीजन के लिए, जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है उसके लिए। इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों है, तो ये याद रखिएगा एशिया पैसिफिक ग्रुप है। ये FATF से अलग है, FATF की एक बॉडी नहीं है, FATF से अलग है। जैसे FATF तो पूरे वर्ल्ड का है, एशिया पैसिफिक ग्रुप का काम भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ना, लेकिन ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, बस इसमें और कुछ नहीं जाना है। सो नेक्स्ट न्यूज इज अमेरिका डुओ विन इकोनॉमिक्स नोबेल। अब इकोनॉमिक्स प्राइज किस किस को मिला, तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे, पॉल मिलीग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। प्लीज रिमेंबर इन दोनों का नाम, पॉट मिलीग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। किसके लिए मिला है, इन्होंने हेल्प करा था बायर्स और सेलर्स के लिए, ऑक्शंस के लिए, जो ऑक्शंस होते हैं बायर्स और सेलर्स के लिए, उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। GST में भी थोड़ा इन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया है। मेनली इनका अगर आप काम बोलेंगे तो ऑक्शंस में इन्होंने बहुत मदद करी है, जिससे बायर और सेलर जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ऑक्शन आएगा, इन्होंने किस में काम करा है, ऑक्शंस में काम करा है। ऑक्शंस जो होते हैं हम बोली वोली जो लगाते हैं उस केस में। सो इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नाम याद रखना है। सो नेक्स्ट न्यूज आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देखिए अब मैं क्या बोलूँ, आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, मेरा मन नहीं करता है इसीलिए कभी कभी। अब आप ऐसे करते हैं तो यार जितने लोग देख रहे हैं कम से कम वो 1 लाइक दे सकते हैं यार, ऐसे डीमोटिवेशन सा फील होता है, आप देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ जो अच्छे से अच्छा मटेरियल है वो इंक्लूड किया जाए, इसलिए मैं देखिए अब अपने CSE वाले आंसर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, अपने नोट्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आप बोलते हैं सर नोट्स, तो आपको लगता है कि अगर मैं CSE और डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप मैं और अच्छे नोट्स डालूं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तभी मैं डालूंगा, वरना मैं नहीं डालूंगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, टेक केयर, लगे रहिए, बाय बाय।